हाय व्यूअर्स, दिस इज हमासन व्यूअर्स स्क्रीन प्ले राइटिंग की क्लासेस को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। और 2 वीक्स पहले तक हम अपने लास्ट लेक्चर में हमने बेसिकली ये देखा था कि जब हम अपना व्हाट इफ़ बना लेते हैं तो जो प्रोटैगनिस्ट होता है उसको तलाश करना होता है। सम टाइम वो आपके व्हाट इफ़ में मौजूद होता है, सम टाइम आपके व्हाट इफ़ में मौजूद नहीं होता। तो हमने पिछले लेक्चर में ये देखा था कि अगर आपके व्हाट इफ़ में वो प्रोटैगनिस्ट नहीं है तो फिर आप कैसे एक प्रोटैगनिस्ट ढूंढ के और अपनी स्टोरी के लिए उसको चूज़ कर सकते हैं। उसके लिए पिछले लेक्चर में हमने एक एग्जांपल देखी थी जिसमें हमने एक लड़का और लड़की के बारे में एक एग्जांपल ली थी। 2 की डिफरेंट स्टोरीज थी, उनको मिलाया और फिर देखा कि जो कि हमें एक्चुअली लगता था कि लड़की हमारी प्रोटैगनिस्ट बनेगी, उसके बरक्स हमारा लड़का प्रोटैगनिस्ट डेवलप हो। इस तरह हम अपना प्रोटैगनिस्ट चूज़ करते हैं। तो व्हाट इफ़ भी हमें मालूम हो गया, अब हमें अपना प्रोटैगनिस्ट भी मालूम हो गया कि ऐसा प्रोटैगनिस्ट जिससे अब हम बेसिकली एनविजन कर रहे हैं कि आपकी फिल्म से, आपके स्क्रिप्ट से या आपके नावल से स्टार्ट होने से सपोज एक दिन पहले तक वो प्रोटैगनिस्ट क्या था, हमने उस चीज़ को एनविजन करना है। क्योंकि आपके प्रोटैगनिस्ट का नावल पर या आपके स्क्रिप्ट, फिल्म के स्क्रिप्ट पर जो पहला पेज है उससे उसकी ज़िंदगी स्टार्ट नहीं हो रही, बल्कि वो तो शायद अच्छे मूड में फिर भरा रहा था। ठीक है, आपने उसको ढूंढ ढांड के पकड़ लिया। अब जब आपने उसको पकड़ लिया और अब आप उसको फोर्स करना चाहते हैं कि वो आपकी स्टोरी का हिस्सा बने, तो उसकी कुछ बैक स्टोरीज भी थी या वो आज तक जो भी था वो कुछ था, अनलेस एंड अनटिल कि वो पैदा ही उस दिन हुआ हो। तो जो पैदा उस दिन हुआ होगा जिस दिन आपका नावल या आपका फिल्म स्क्रिप्ट स्टार्ट होना है, तो फिर वो एक दिन का बच्चा होगा। लिहाजा यहाँ वाले केस में ऐसा नहीं है। हमारी फिल्म में, हमारे स्क्रिप्ट में, हमारे इस एग्जाम्पल में, जो कि हम ग़ालिबन एक टीवी सीरीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ले रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कि वो एक प्रोटैगनिस्ट है जिसकी कुछ लाइफ पीछे चल रही है। अब एनविजन हमने ये करना है कि वो एक अच्छा खासा बंदा था, इम्पॉर्टेंटली आपने उसको घेर घार के अपने स्क्रिप्ट के लिए चूज़ कर लिया है। अब वो क्या करे, यानी कि हो सकता है कि इससे पहले चीज़ें उसके कंट्रोल में, वो जैसा भी चल रहा था, उसके कुछ डिज़ायर्स होंगे, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी से मतलब एक तरीके से चल रहा था। वो जैसा तैसा भी था, चल रहा था, वो शायद अपनी ज़िंदगी से उतना मुतमिन ना हो, सेटिस्फाइड ना हो, लेकिन बहरहाल उसकी एक वर्किंग लाइफ तो थी ना। मसला किसने डाला? आपने कहा बड़ी मेहरबानी, और मैं आपको अपने स्क्रिप्ट में लेकर आना चाह रहा हूँ। आप एक दिन पहले सपोज उससे मिल रहे हैं और ये पूरी ज़िंदगी का एक सफ़र जो उसने उस तक 25 साल, 30 साल, 20 साल, जितने भी ईयर्स उसके आपने उसकी लाइफ में जब आप एंटर हुए हैं, उसकी जो भी उम्र थी उससे एक दिन पहले तक आप उसको समझना और जांचना चाहते हैं। और वो माइट भी अपनी ज़िंदगी से इतना सेटिस्फाइड ना हो, उसके कोई डिज़ायर्स हों, लेकिन वो एक वर्किंग लाइफ में था। ये पॉइंट आपने ज़हन में रखना। इट मीन्स कि अगर उसके कुछ डिज़ायर्स थे तो उसकी कोई एक्सपेक्टेशंस थी ना। यानी कि जब भी हम अपनी ज़िंदगी में किसी भी स्टेज पे हों लाइफ के, हमारे कुछ डिज़ायर्स होते हैं, कुछ अचीवेबल होते हैं, कुछ नॉट अचीवेबल होते हैं, और उनमें से कुछ आप हासिल कर लेते हैं, कुछ जिनको आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि शायद वो हासिल हो जाए, वो हासिल नहीं भी होते। लेकिन जो भी सूरत हाल हो, आपकी बहरहाल कोई एक्सपेक्टेशन चल रही है। अब आपने एज अ राइटर क्या करना है, उसको घेर के आप उठा तो लाए। अब आप एज अ राइटर, आपका इतना काम है कि आपने वो एक्सपेक्टेशन उसकी फुलफिल नहीं होने देनी। तभी कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा। इसलिए आपने, अगर उसकी कोई भी एक्सपेक्टेशन है, आपने पूरी कोशिश करनी है कि वो हासिल ना कर सके। ये पॉइंट अब आप ज़हन में रखें। तो डेफिनेटली वो किसी न्यूट्रल पॉइंट से स्टार्ट नहीं हो रहा, वो किसी जगह से, किसी मकाम से वो आपने उसको उठा रहे हैं, वो किसी न्यूट्रल जगह से स्टार्ट नहीं हो रहा। तो उसके कुछ
बिलीव्स भी हैं, डेफिनेटली कुछ बिलीव्स होते हैं, हर बंदे के होते हैं। अच्छा, और यही क्वेस्ट और यही बिलीफ जो वो लेकर चल रहा है, जिसका उसको क्वेस्ट का शायद पूरी तरह अंदाज़ा ना हो, आपकी कोशिश है कि वो जो है अप एंड हो, यानी कि वो मीट ना हो। लेकिन अगर आप ये क्वेस्ट जो है मीट ना हो, ये एक्सपेक्टेशन उसकी मीट ना हो, तो आपको पता तो हो ना क्वेस्ट शुरू होने से पहले वो क्या था, तभी आप बता सकेंगे ना ये चीज़ उसको मीट नहीं हो रही। तो आपका एज अ राइटर काम क्या है कि आप जब कुछ लिखना स्टार्ट हो अपने प्रोटैगनिस्ट के बारे में, तो आप एक रफ सा एक स्केच बना लें, 4 लाइनों का, 2 लाइनों का, 10 लाइनों का, जहाँ तक भी आप एक स्केच छोटा सा बना सकते हैं। और उसमें जो कि आप अपने स्टोरी के साथ साथ उसको फिल करते जाएंगे। और व्हाट इफ़ आपका जो कि प्लॉट होता है, इवेंट्स होते हैं, एक्सटर्नल हमारे इवेंट्स होते हैं, वो आपको गाइड करेंगे कि आपने वो स्पेसिफिक्स कहाँ से उठाने हैं। तो अब इस केस में जो कि हमारी एग्जांपल थी कि जिसमें एक लड़की जिसको कुत्ते पसंद नहीं थे और वो इस पॉइंट पर पहुंची थी कि वो क्या ज़िंदगी में मिस कर रही थी, इंसानी कनेक्शन, लव, इंटीमेसी, चीज़ें मिस कर रही थी। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से पहले आपको उस कैरेक्टर को, उस प्रोटैगनिस्ट को, इस लड़की को सब कुछ देना है। एक अच्छी जॉब, एक लव अफेयर, या एक ऐसा बंदा इस केस में कि जो कि इंटीमेट उसके साथ था, रिलेशनशिप था उसके साथ, जिसको उसने शादी करने से उस लड़की ने इनकार भी कर दिया था। एक कंफर्टेबल होम जिसमें वो मतलब उसका एक अच्छा घर, ये फैसिलिटीज़ अब दे रहे हैं उसको। पहले राइटर ये सोचती है कि इस लड़की के लिए हमें जॉब भी ऐसी तलाश करनी है जो कि एक पब्लिक फिगर हो। वजह उसकी मैं बताता हूँ, चूँकि जब हम उस डॉग, कुत्ते को बीच में लाएंगे तो उसकी इम्पोर्टेंस तभी, अगर वो चोरी करती है या मतलब उसको रेंट पे लेती है, ये मैंने कभी फैसला कर लेते हैं हम। वो जब पब्लिक फिगर होगी और वो चोरी करेगी एक कुत्ते को, तो बात बहुत बड़ी बन जाएगी। तो शी मस्ट बी ए पब्लिक फिगर। अब वो भी हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं कि पब्लिक फिगर वो क्या होगी, एक्ट्रेस होगी, क्या होगा। तो अगर हम एक्ट्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे तो वो हमें थोड़ा सा ज़्यादा मसला करेगा, तो वो कैनवस बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसको, ये जो राइटर है, इस लड़की को राइटर ही ले लेती है, और एक ऐसी राइटर कि जिसमें उसका जो बंदा उसके साथ रिलेशनशिप में रहा है वो भी राइटर है। तो ये को राइटर हैं एक टीवी सीरीज़ के आप कह लें, और इनके अंदर एक अच्छा रिलेशनशिप है। तो सबसे पहले तो आपके स्क्रिप्ट पे आने से पहले ये लड़की के पास ये सब कुछ था, अब आपने छीनना है उससे सब कुछ। उसके बाद जॉब ना रहे, जॉब के अंदर जो लोग हैं उसको ताने दें, ठीक है, उसकी जो वो रिलेशनशिप है उसके बंदे के साथ वो किसी मसले में आ जाए, घर के इश्यूज़ आ जाएं, घर छोड़ना ना पड़े, ठीक है, इस तरह के मसले आपने फिर बना देने हैं उसके। तो पहले आपने उसको वो देना है, या उसके पास था, चलो समझ, आपके नावल के शुरू होने से एक दिन पहले उसके पास था, अब आपने वो छीनना है और उसका जो भी क्वेस्ट है उसको मीट नहीं होने देना। देन यू विल हैव अ कॉन्फ्लिक्ट। तो अब ये राइटर किस किस्म के हैं, यानी मैंने कहा वेब सीरीज़ के। अच्छा, अगर टीवी सीरीज़ के, जिसको टीवी शो कहते हैं, उसके हैं, क्योंकि उसके बनाने का फ़ायदा ये है कि इस केस में अगर आप उसको फिल्म के स्क्रीन राइटर कह लेंगे तो फिल्म तो जो है ना, फिर वो तो मतलब इस केस में जो मैं सोच रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ, वो तो फिर स्क्रिप्ट शुरू होने से पहले ख़त्म हो गई होगी, क्योंकि अभी आपको समझ आ जाएगी मैं कहना चाह रहा हूँ। तो जब टीवी सीरीज़ होती है तो उसमें चूँकि सीरीज़ चल रही होती हैं, तो हम अपने राइटर को ऐसी जगह पे ला सकते हैं, सपोज के आखिरी एपिसोड अभी लिखी जानी है, तो इस सिनेरियो पे वो लड़की खड़ी है, मेरी बात शायद आप फॉलो कर रहे हैं, इस सिनेरियो पे खड़ी है वो लड़की कि आखिरी एपिसोड इन दोनों ने लिख ली है, जहाँ तक आपके
स्क्रिप्ट स्टार्ट होने से पहले पहुंच चुके हैं हम। तो ये आपने उसको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी हैं, ये सब कुछ उसके पास है। आपने इसको शो करना है कि नहीं एज अ राइटर यहाँ पर, लेकिन किसी न किसी सूरत में तो वो शो होगा। सपोज अगर आप स्टार्टिंग एक घर से करते हैं तो आपको लगे यार इसके पास एक घर है, लेकिन क्या है आप उसको एज अ राइटर दिखाते हैं तो ज़ाहिर बात है आपको एक चीज़ दिखानी है, और वो किसी रिलेशनशिप में तो आपको दिखाना है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको दिखानी पड़ेंगी, क्योंकि फिर ही एक ग्रीफ का उनसर उसमें आता है कि आप जो हैं उसके साथ फिर जब छीनेंगे तो फिर क्या मसला आएगा। तो अब इन दोनों के को थोड़ा सा डिफाइन भी कर लेना, ये दोनों राइटर यानी कि ये को राइटर्स हैं, यानी कि मोस्ट ऑफ द, सपोज आप कुछ भी बना लें, मोस्ट ऑफ द आइडियाज़ जो है वो लड़का करता है। ये बहुत सारी चीज़ों को टाइप करती है, अपनी भी उसमें थिंकिंग डालती है, तो ये एज अ पेयर मशहूर हैं। और जो कोई सीरीज़ चल रही है तो दोनों के नाम भी फ्लैश हो रहे हैं, सारा कुछ है, और इन दोनों की एक अच्छी रिलेशनशिप है, लेकिन इन कभी आपस में मतलब इनकी शादी नहीं हुई, और ये इंटीमेट उस तरह लव में नहीं हुए, चूँकि वो फियर जो कि हमने स्टार्ट किया था कि वो उसको फियर है कि लव के साथ ग्रीफ आता है। तो ये चीज़ें हमने अब उसको प्रोवाइड कर दी हैं, सारा कुछ हमने उसको दे दिया है, और दोनों के फंक्शन को भी थोड़ा बहुत डिसाइड कर लिया है। तो इसका मतलब है कि बहुत सारे आइडियाज़ जो है वो ये लड़का ही जनरेट करता है, और दोनों मिल के फिर इसको मतलब जो है सोचते हैं, और प्रैक्टिकली राइटिंग जो है वो ये लड़की करती है। थोड़ा सा हमने इसको डिफ़ाइन कर दिया, आप इसको अपने तरीके से डिफाइन करें, लड़की का रोल उसको दे देंगे, लड़के का रोल, लेकिन हमें थोड़ा बहुत इनकी राइटिंग के अगर पेयर है तो थोड़ा बहुत पता हो कि आपस में किस लेवल पर काम करते हैं, ये भी हमने अब हमारे समझ में आ गया। ये सारी चीज़ें अब हमारे बैग में हैं। अब ये सारी जो चीज़ें ज़हन में आप रखें जो हैं वो हमारे व्हाट इफ़ के स्टार्ट से पहले हैं, तभी तो अभी कोई ग्रीफ नहीं है, तभी तो अभी कोई हार्ट ब्रेक नहीं है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ अभी तो ये जिस भी लेवल पे ये लड़की थी, जैसे मैंने आपको जिक्र किया कि प्रोटैगनिस्ट जिस भी पोजीशन में था आपके स्टोरी के स्टार्ट होने से पहले, वो अच्छा था बुरा था, लेकिन वो वर्किंग लाइफ में था, लिहाजा अभी कोई ग्रीफ नहीं है, अभी कोई हार्ट ब्रेक नहीं है, कोई और इश्यूज़ नहीं है। और अब जबकि पहला पेज स्टार्ट होगा और व्हाट इफ़ किक इन होगा तो फिर मसले आएंगे। तो व्यूअर्स, इसी तरह जब आपने अपना प्रोटैगनिस्ट का स्केच बनाया है तो अभी मैंने कहा ना कि व्हाट इफ़ से पहले पहले आप इन सारी चीज़ों को अपने आइडिया में जो भी आपका प्रोटैगनिस्ट है उसके बारे में आप ख़ास चीज़ें लिखें। ये नहीं कि उसकी बर्थडे पहले दिन से स्टार्ट लेके, हमें सिर्फ स्पेसिफिक हमें वो इवेंट्स चाहिए जो कि किसी कैरेक्टर को डिफ़ाइन करते हैं। तो यहाँ तक आप पहुँच चुके हैं और अब व्हाट इफ़ स्टार्ट होना है। व्हाट इफ़ आपके पास वो क्या नेविगेट कर रही है, वो उसकी क्या क्वेस्ट है, ये सारी चीज़ें अब आपके सामने हैं। लेकिन व्हाट इफ़ जब स्टार्ट होगा, क्वेश्चन ये है कि वो चीज़ें जो कि उसकी ज़िंदगी का रफड़ करेंगी, उसका बेड़ा गर्क करेंगी, वो उसको क्यों मैटर करेंगी, वाई इट मैटर्स। यानी व्हाट इफ़ भी है, हु प्रोटैगनिस्ट भी आपके पास है, और वाई द इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि वो जो इवेंट्स आप डालेंगे उसकी ज़िंदगी के लिए, उसको मसला डालने के लिए, वो क्या क्यों इफ़ेक्ट कर रहे हैं उसको, वो क्यों उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, वो क्यों उसको मैटर करेंगे, तभी इंटरेस्ट पैदा होगा ना। यानी कि आपने प्रोटैगनिस्ट क्यों बनाया, आपने वो क्यों उसको बैगेज में सारी चीज़ें दी जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उसके बारे में। लेकिन अगर आपने इवेंट्स या मसले ऐसे दिए हैं जो कि प्रोटैगनिस्ट जिसके बारे में हम थोड़ा बहुत बैगेज करके आए हैं, हमें पता है चीज़ें, उसके अलावा ही कुछ चीज़ें हैं, तो फिर क्या आपको वो तो फिर स्टोरी में उसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा ना। तो हमें वो स्पेसिफिक्स निकाल रहे हैं हम, जो कि व्हाट इफ़ हमें बताता जा रहा है, बताएगा, और हम फिर वो इवेंट देंगे कि जिससे फिर वो अप एंडेड होंगी। वो ये क्या व्हाट इफ़ स्टार्ट करें, जैसे हमारी ज़्यादातर हॉलीवुड फिल्म में होता है कि वो किडनैप हो गई है, कोई एलियन फोर्स जो है वो पहुंच गई है और अब उसके घर पे ही आ गई, मतलब इस तरह के, या कोई एकदम आप एक्सीडेंट दिखा देते हैं, उसका बच्चा मर गया है या वो ज़ख्मी हो गई है, तो मतलब ये अच्छी हैं, चीज़ें अच्छी हैं, बंदे को फिक्र भी होनी चाहिए, बंदे का बच्चा मर गया है या मतलब कोई एलियन फोर्स उतर रही है जो किसी ने नहीं देखी। प्रॉब्लम तो है,
लेकिन क्वेश्चन ये है इसको वो प्रॉब्लम कैसे इफेक्ट करेगा। तभी तो मैं आपको बहुत पहले से ही बात कर रहा हूं कि कैसे कोई एक्सटर्नल इवेंट किसी करेक्टर को अफेक्ट करते हैं, वो स्टोरी होती है। वाई? तो डीपर क्वेश्चन ये है कि हाउ दोज थिंग्स जो भी हैपन हो रहे हैं वो मीन्स टू हर, उस पर क्या असर डाल रही हैं या उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। ये एक डीपर क्वेश्चन है, ये स्टोरी है। मैंने कहा ना कि प्रॉब्लम तो है, मतलब अब पहले सीन में दिखा रहे हैं कि एक्सीडेंट हो गया, उसका बहुत प्यारा बच्चा, वो 6 माह का बच्चा है, डेथ हो जाती है। मतलब आप यार क्या बात है, क्या सीन है, ठीक है प्रॉब्लम है, लेकिन डीपर क्वेश्चन ये नहीं है। डीपर क्वेश्चन ये है कि वो इवेंट कैसे उसको इफेक्ट करेगा। व्हाट डज इट मीन टू हर। हो सकता बच्चा इसका सुतेला हो, अभी हमें कुछ नहीं पता। तो अब उसके भाई का बच्चा वो एक दिन के लिए लेकर आई हो, अपना बच्चा नहीं है सपोज, मतलब कुछ भी, मैं तो अभी उस पर नहीं जा रहा। मैं ये कह रहा हूं कि प्रॉब्लम है। पहले पेज पे ही आपने दिखा दिया, मिसाल के तौर पे समुद्र में कश्ती टूट रही है, प्रॉब्लम। व्हाई डज इट मैटर टू हर। तो ये आपने ध्यान में रखना। यानी कि ये जो भी इवेंट हो रहे हैं ये उसके कौन से प्लान का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, कौन से फियर्स हैं उसके अंदर के जिसको उसको कन्फ्रंट करना पड़ेगा, जिससे वो छुपती रही है और उसको लगेगा कि अब ये मुझे फेस करना पड़ेगा, एंड शी डजंट वांट टू कन्फ्रंट इट। और कौन सा, जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा ऐसा लॉन्ग लास्टिंग डिजायर और कौन सा ऐसा लॉन्ग हेल्ड डिजायर है कि जिसको इन इवेंट्स के बाद इसको उसके पीछे जाना ही पड़ेगा। इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। अभी तक तो उसकी जिंदगी में, आपको कहा ना, एक क्वेस्ट था, एक डिजायर था, उसको शायद पूरी तरह पता भी नहीं था, मतलब वो लाइफ चल रही थी। लेकिन अब जब ये इवेंट आपने डाल दिए, व्हाट इफ स्टार्ट हो गया, तो कौन सा ऐसा लॉन्ग हेल्ड डिजायर है कि जिसको बहरहाल इसको अब पीछे जाना ही पड़ेगा। क्योंकि आपकी स्क्रिप्ट, आपका नावल ये नहीं है कि जो एक्सटर्नल चेंज आ रही है, चेंज ही है ना कि उसको उसके जाना पड़ रहा है। एक्सटर्नल चेंज जो व्हाट इफ लेकर आ रहा है वो नहीं है, बल्कि व्हाई इट मैटर्स टू हर। तो दैट इज वन वे टू आंसर दिस क्वेश्चन। और व्हाई इट मैटर्स टू हर, आपको प्रोटैगनिस्ट का पास्ट खंगालना पड़ेगा, उधर से ही ये डिग आउट करना पड़ेगा कि व्हाई डज इट मैटर टू हर। तो इसका मतलब कि पास्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। और पास्ट में इवन आपने, मतलब कोई भी बंदा जो है वो, उसका कोई पास्ट होता है, आप उसको नावल स्टार्ट करेंगे या आप स्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे, वो उसका कोई पास्ट है, भी जिक्र करके आऊँ। इवन के जिन लोगों के यादाश्त खो जाती है, या जो मतलब डिमेंटिक पेशेंट्स हैं जिनकी यादाश्त नहीं है, तो वो पास्ट की मेमोरीज जो हैं वो उनका पीछा करेंगी। ये नहीं कि अब वो चिप भी बाहर निकाल दी, जैसे वो फिल्म थी द इटर्नल सनशाइन ऑफ द स्पॉटलेस माइंड। उसमें वो क्या करते हैं कि वो चाहते हैं कि जो वो लड़के लड़का होते हैं कि उनकी पास्ट की मेमोरी वॉश हो जाए, तो वो जाते हैं और वो ऑपरेट करवाते हैं कि उन दोनों की लव की जो मेमोरीज हैं वो वॉश आउट हो जाए, ठीक है। लेकिन आप देखते हैं कि ऐसा नहीं हो पाता। तो ये पास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी आपने लीडर को देखना हो, किसी भी एक्टर को देखना हो, आप उसके पास्ट को देखें तो आपको पता चल जाएगा आज वो जो है वो अपने पास्ट की वजह से है। एनी हाउ, हमने वो इवेंट्स क्यों मैटर कर रहे हैं, हमें उसके पास से ही हमें वो निकालना पड़ेगा। तो हम एज अ राइटर फिर क्या करेंगे, हमें उसका पास्ट का पता, उसके एक्सपेक्टेशंस जो है उसका हमें पता है, और अब एज अ राइटर हम उसके एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं होने देंगे। तभी तो हम सिनेमा में जाके फिल्म देखेंगे और देखेंगे ये प्रोटैगनिस्ट कैसे उन हर्डल्स को क्रॉस करता है और अपने एक्सपेक्टेशंस को, अपने डिज़ायर को मीट करता है। तो इसका मतलब है कि फिर ये सारी बातें हमने देख ली हैं, तो अब क्या हमें चाहिए भाई, उसके प्लान्स क्या हैं, एक्सपेक्टेशंस क्या हैं और वो क्यों मैटर करती हैं उसको।
मतलब अगर हमें पता ही नहीं होगा कोई चीज़ को मैटर क्यों करती है, तो वो फिर उसका क्या जवाब बनेगा, उसका क्या मतलब अब क्या उसमें से फिर निकालेंगे अगर हमें पता ही नहीं कि जो चीज़ें मैटर क्यों करती हैं। तो फिर व्हाट इफ पर जब कोई करैक्टर आता है तो फिर दो तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें मान जाती हैं। एक तो ये उसका डिज़ायर क्या है, उसके इंटरनल फियर क्या है जिसको उसको पीछे रखा हुआ है, और वो क्यों इसको मैटर करती हैं। और फिर जो वो डिज़ायर यानी कि जो भी उसका डिज़ायर है, वाई ही वॉन्ट्स दैट, ठीक है ना, तभी इम्पोर्टेंट है ना। एक डिज़ायर है किसी बंदे का कि उसने एक आर्मी में जाना है, भाई आर्मी में वो क्यों जाना चाहता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। तो व्हाट मैटर्स टू हिम, व्हाट मैटर्स टू हर, तो इसलिए आपको वो सारी चीज़ें देनी है। पहले हमें पता हो कि जो उसका क्वेस्ट है, उसका जो डिज़ायर है, वाई शी वांट्स दैट, और उसके लिए हमें पास्ट का हमें पूरा पता होना चाहिए। तो एक तो ये पता लग गया कि वाई वो मैटर करता है, दूसरा वो जो मिसबिलीफ है जो उसको वो होने नहीं दे रहा, उस वांट को पूरा नहीं होने दे रहा, वो क्यों इतना स्ट्रांग उसके अंदर दब के बैठा हुआ है। तो व्यूअर्स, आज के लेक्चर के लिए हम इतना रखते हैं, छोटा सा लेक्चर रखा है ये ताकि लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा हो। मेरे ख्याल में शायद लंबा लेक्चर होता लोग नहीं देखते। तो वाई को अब हम देखेंगे आइंदा, इस एग्जाम्पल को लेकर हम वाई को देखेंगे कि कैसे फिर आगे चला जाए। तो आज के लेक्चर में हमने कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो हैं वो हासिल कर ली हैं कि व्हाट इफ़ पे जब हम पहुंचते हैं तो उससे पहले हमें क्या होगा, और व्हाट इफ़ पर जो चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं किसी प्रोटैगनिस्ट को, या जो डिज़ायर है वो क्यों उसको चाहिए, और वो जो मिसबिलीफ है उसने क्यों इतनी ज़बरदस्त तरीके से उसको जकड़ा हुआ है। तो व्यूअर्स, मिलते हैं बहुत जल्द नए लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।